तस्वीरों के रंग चाहे जो भी हों, लेकिन कहा जाता है कि मुस्कुराहटों के रंग सबसे ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। तो हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए और यही मुस्कुराहट जो है वो हमें खुशी देती है, जीवन जीने का सलीका बताती है और हमें हमारे पथ पर आगे लेके जाती है। नमस्कार, मैं ज़रीना स्वागत करती हूँ आप सभी का घर परिवार के आज के एपिसोड में। घर परिवार एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हम हमेशा आपके लिए लेकर आते हैं एक ऐसा चर्चा का विषय जो हम सभी से जुड़ा हुआ होता है। साथ ही लेकर आते हैं हम आपके लिए कुछ ऐसे सेगमेंट्स जो आपको बहुत सारी जानकारी भी देते हैं। तो चलिए वक्त ना गवाते हुए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज की चर्चा का विषय। जी हाँ, घर परिवार का हमारा आज का विषय है पेंटिंग कला की अनूठी अभिव्यक्ति। पेंटिंग की जब हम बात करते हैं, ये एक ऐसी कला है जो कहीं ना कहीं बहुत हद तक लोगों के साथ जुड़ी हुई होती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कला में महारती होती है और कला ही वो चीज़ है जो हमें जीने का सलीका सिखाती है। भारतीय संस्कृति की बात करें तो पेंटिंग कला यानी चित्रकारी बहुत अरसे से चली आ रही है। हम जब इतिहास भी उठाकर देखते हैं तो एक अनूठी कला थी ये इतिहास में भी। और ऐसे ही दो पेंटर्स इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में। उनसे हम बातचीत करते हैं और देखते हैं वो किस किस तरह की पेंटिंग करते हैं। आइए मिलवाते हैं उनसे आपको। हमारे साथ हैं पंकज गुप्ता जी। स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार जरीना जी, थैंक यू सो मच। और दर्शकों आपको बता दें कि पंकज जी एक पेंटर हैं, स्कल्पचर हैं और मल्टी डायमेंशनल आर्टिस्ट हैं। पेन वर्क इनकी जो है वो एक अलग विधा है, साथ ही साथ फिंगर से पेंटिंग करने की महारथी हैं और भी बहुत सारी इनमें खासियत हैं जो एक चित्रकार के अंदर होनी चाहिए। तो हम बातचीत करेंगे, वो सारी चीज़ों को आप तक लेकर आएंगे और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। मिलवाते हैं आपको हमारी आज की दूसरी एक्सपर्ट से। दूसरी जो है हमारी आज की एक्सपर्ट वो है महनाज बानो जी। स्वागत है महनाज जी आपका भी हमारे कार्यक्रम में। क्रिएटिव पेंटिंग आर्टिस्ट हैं महनाज जी। सबसे बड़ी बात, बहुत अरसे से इस फील्ड से जुड़ी हुई हैं। देश के साथ साथ विदेश में भी इन्होंने अपने एग्जीबिशंस जो हैं वो लगाए हैं और लोगों को मिसमराइज किया है। तो हम आपसे भी बातचीत करेंगे महनाज जी और इस विधा के बारे में आपसे हम जानकारी लेंगे। सबसे पहले पंकज जी हम आपके पास आते हैं और आपसे ये जानते हैं, जब हम बात करते हैं पेंटिंग की, हम जानते हैं चित्रकारी हमेशा से ही हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई है और जो एक कलाकार होता है उसके अंदर ये सारी चीज़ें होना, पेंटिंग की चाहे वो क्वालिटी हो या कोई और भी क्यों ना हो, तो आप तो इतनी सारी क्वालिटीज रखते, पेंटिंग में आपका इंटरेस्ट कैसे जागा? आर्टिस्ट अपने आप में बहुत सारी विधाओं को समेटे होता है। वो केवल पेंटिंग नहीं करता है, वो इसके साथ साथ और भी अपने आप को अभिव्यक्त करने के लिए बहुत सारी चीज़ें करता है। उसी प्रकार से मैं अपने आप को अभिव्यक्त करने के लिए डिफरेंट मीडियम्स, डिफरेंट माध्यम्स का इस्तेमाल करता हूँ, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे वो लेखन हो, चाहे वो बागवानी हो। तो इस तरीके से मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जो आर्टिस्ट शब्द है उसके संग जस्टिस कर पाऊँ और उसको अपने साथ जोड़ के उसका मान सम्मान रख पाऊँ। बिल्कुल। और जैसे कि आपकी प्रोफाइल में हमने देखा बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके साथ जुड़ी हुई, या हम कहेंगे आप उनके साथ जुड़े हुए हैं। हम उस चीज़ में आपसे और भी जानकारी लेंगे, अभी बातचीत करेंगे। फिलहाल हम महनाज जी आपके पास आएंगे। चित्रकला को लेकर के आपने एग्जीबिशंस लगाई हैं देश से लेकर के विदेशों में भी, तो आपका जो पैशन था वो पेंटिंग की तरफ कैसे जागा? देखिए, पेंटिंग को एज अ करियर बनाने से पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि मेरे अंदर आर्ट का जो एक पैशन था वो अपनी फैमिली से मेरे अंदर है। जैसे कि मेरी माँ शहनाज बेगम और मेरे बड़े भाई जो इफ्तिखार अहमद है, उनको मैं देखती थी कि वो ऑन द स्पॉट लखनऊ के मॉन्यूमेंट जो है स्टडी करने के लिए जाते थे और मम्मी को देखती थी वो तरह तरह की एम्ब्रॉयडरी बनाती थी, अपने क्लॉथ को पेंट करती थी। तो ये सब मुझे बहुत अपील करता था। और न्यूज़ में जैसे मैं हुसैन सर और भी आर्टिस्टों को देखती थी तो ये लगता था अरे मुझे भी आर्टिस्ट बनना है बड़े होके। फिर ये छोटे छोटे जो डॉट्स थे वो कनेक्ट करके मुझे आर्ट्स कॉलेज वो ले गए। और फिर जब मैं मास्टर्स कर रही थी तो एक होता है कि आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होता है जिस पे आपको रिसर्च करनी होती है। तो मैंने उसमें अपने लखनऊ के जो रिच कल्चर अवधी कल्चर है उसको मैंने सेलेक्ट किया, जिसमें मैंने लखनऊ के नवाब हो गए और यहाँ के मीर बब्बर अनीस हैं, बेगम अख्तर हो गई और अपने कंटेम्प्रेरी टाइम की जो भी सामाजिक और सांस्कृतिक जो विषय थे उसको मैंने ब्लेंड करके मिनिएचर स्टाइल में
अपना जो है एक जर्नी स्टार्ट करी। बिल्कुल, ओवरऑल आपका जो इंटरेस्ट था वो घर से ही जागा, आपने अपने भाई को देखा, आपने अपनी माँ को देखा और वो चीज़ें आपको लगा कि ये मेरे खून में है और मुझे इन चीज़ों को आगे लेकर जाना है। इसी के साथ पंकज जी हम आपके पास आते हैं, जैसे कि हम जानते हैं, अभी मैनाज जी से भी इस बारे में हम पूछेंगे कि हर एक व्यक्ति की जब हम कला की बात करते हैं एक विषय वस्तु होती है जिस पर वो काम करना या कहें अपनी जो भी कला उसको प्रदर्शित करने को पसंद करता है। आपकी विषय वस्तु क्या है, किन चीज़ों को लेकर के आप जो पेंटिंग है उसको करते हैं और या कहें उन चीज़ों को एक्सप्रेस करते हैं? ज़रीना जी, मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि मेरी जो पेंटिंग्स की विषय वस्तु होती हैं वो हमारे इर्द गिर्द का समाज होता है और मुझे लगता है कि पेंटिंग केवल एक दीवार पे लटकाने वाली चीज़ नहीं है, वो हमारे लिए एक बहुत सशक्त आवाज़ है। अगर हम उसको सही मायने में पेंट करके लोगों के सामने लाएं तो सामाजिक मुद्दों को हम बहुत अच्छे तरीके से लोगों के सामने दिखा सकते हैं और इसी के साथ साथ उसका सल्यूशन भी बता सकते हैं अगर वो किसी तरीके की विषमता है। तो मेरी शुरू से ये कोशिश ये रही है कि मैं जो भगवान ने मेरे को ये वरदान दिया है उसको मैं सही मायनों में इस्तेमाल करके लोगों के सामने अपनी मानसिकता को, अपनी सामाजिक विषमताएं जो हैं उनको मैं दिखाऊं और उनका सल्यूशन रखूं। और अभी तक मेरी जो विषय वस्तु रही है वो जैसे समाज में फैली हुई कुरीतियां हैं, कई इस तरीके की कन्या भ्रूण हत्या है या हमारे जो जॉइंट फैमिली सिस्टम है वो ख़त्म हो रहा है, या हमारा जो सुनामी के वक्त जो हमारी प्रॉब्लम हुई थी, या सबसे बड़ी चीज़ मैं कहता हूँ जैसे हमारी HIV है या एड्स है, इससे जो घिरी हुई भ्रांतियाँ हैं उन सबको मैंने तोड़ने की कोशिश करी है। मेरी एक सीरीज़ है HIV के ऊपर दोहरी पीड़ा के नाम से, और उसमें मैंने विशेष तौर पे महिलाओं को और बच्चों को टारगेट करते हुए किया है कि किस तरीके से वो आज भी समाज में विषमताएं झेल रही हैं इस बीमारी की वजह से, जबकि कोई किसी तरीके की बीमारी नहीं है पर लोगों को भ्रांतियां हैं इससे जुड़ी हुई। तो उन सबको मैंने तोड़ने का प्रयास किया है और इसी के साथ साथ एक सलूशन भी बताया है जिससे इस भ्रांति को तोड़ते हुए उन लोगों को जो इससे संक्रमित हैं हम समाज में एक अच्छा दर्जा और स्थान दे पाएं। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात कही पंकज जी आपने कि एक आवाज़ जो होती, कहा जाता है कि उसके थ्रू आवाज़ उठा करके हम चीज़ों को या समाज की कुरीतियों को ख़त्म कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। लेकिन एक आर्टिस्ट ये चीज़ भी सोचता है कि वो अपनी आर्ट यानी कला के थ्रू जो भी समाज में गलत चीज़ें हैं, कुरीतियाँ हैं, जो उनको ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। और इसी के साथ आपसे जानते हैं मैनाज जी कि एक चीज़ जब होती है, हम बात करते हैं कला, और कला की जब विषय वस्तु है वो तो बता दिया इन्होंने, लेकिन हम एक चीज़ और मान के चलते, कला जो है वो समाज का आईना है या कहें समाज का एक दर्पण है। तो इस चीज़ को आप कैसे लेती हैं या अपनी कला के थ्रू उस चीज़ को आप कैसे दिखाने की कोशिश करती हैं? देखिए ज़रीना जी, जो कला है वो समाज का एक मिरर होता है, क्योंकि हम आर्ट के थ्रू अपने जो थॉट्स हैं और अपने इमोशंस हैं, सांस्कृतिक जो भी परिस्थिति वो एक उसको हम अभिव्यक्त करने का वो एक मीडियम होता है। और कला को केवल हम एक एंटरटेनमेंट ही नहीं मान सकते हैं, क्योंकि हम उसके द्वारा अपनी सामाजिक घटनाओं को मतलब जो सामाजिक घटनाएं हैं उसको उठाने और उसमें जागरूकता लाने के लिए कला का एक बहुत अहम रोल होता है। इसलिए हम कला को जो है समाज का दर्पण बोल सकते हैं। बिल्कुल, अभिव्यक्ति का एक बहुत बड़ा माध्यम होता है। हमारे जहन में जो भी चल रहा है, हम जो भी चीज़ सोच रहे हैं या जो भी चीज़ों को देख रहे हैं, उनको हम बहुत आसानी से दूसरों के सामने लाकर खड़ा कर सकते हैं, या जो लोगों की कल्पनाएं हैं उनको हम एक कैनवास पर उकेर सकते हैं। सर, इसी के साथ हम आपके पास आते हैं। आपने जैसे कि मेंशन किया था इस चीज़ को कि सिर्फ पेंटिंग आप नहीं करते हैं, या हम कहें या रंगों से, ब्रश से आपका काम नहीं है, आप उसके अलावा और भी चीज़ों में महारत हासिल किए हुए हैं। नाइफ पेंटिंग का आपने जिक्र किया, फिंगर पेंटिंग का जिक्र किया, इसके अलावा और भी चीज़ें थी। हम चाहेंगे वो हमारे आप दर्शकों को आप बताएं क्या कुछ है इनमें, किस तरह से आप करते हैं और क्या यूनिक चीज़ें निकल कर आती हैं। ज़रीना जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं हर उस ट्रेडिशन को तोड़ना चाहता हूँ जिसको हम लोग अभी तक फॉलो करते आए हैं। कला को मैं एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर लेता हूँ, मैं नए नए प्रयोग करता हूँ कला के साथ, और ऊपर वाले की दया से मुझे उसमें सफलता भी मिलती है। जैसे मैं अगर कोई पेंटिंग करता हूँ तो उसमें ब्रश का इस्तेमाल ना के बराबर करता हूँ। मैं या तो नाइफ़ का यूज़ करता हूँ, पेंटिंग नाइफ जो आती हैं, या मैं फिंगर्स का यूज़ करता हूँ, थंब का यूज़ करता हूँ, कोलाज वर्क का यूज़ करता हूँ, जिसको हम लोग मिक्स मीडिया के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से विभिन्न विधियों को हम लोग इस्तेमाल करते हुए जब एक चित्र तैयार करते हैं तो उसको मिक्स मीडिया कहा जाता है।
और इसी के साथ साथ जब आप काम करना शुरू करते हैं तो कुछ ना कुछ नए विचार आपके दिमागों में आते रहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हमें अपने दिमाग को कुंठित नहीं करना, ब्लॉक नहीं करना, उसको खुला छोड़ना है, एक पंछी के तरीके से उसको आसमान में उड़ाना है, और जितनी भी ऊंची वो उड़ान उड़ेगा उतना अच्छा हमारा चित्र बन के सामने आएगा, ऐसा मेरा सोचना है। बिल्कुल, क्या बात है। और ये बहुत अच्छी चीज़ है कि एक इंसान जब इस तरह से सोचता, खासकर जब एक कलाकार इस तरह से सोचता है कि उसका दिमाग जो है वो खुले आसमान की तरह हो, कुछ भी सोचने के लिए वो निश्चिंत हो, कुछ भी करने के लिए, किसी भी चीज़ को उकेरने के लिए वो एकदम फ्री हो, तो ऑब्वियसली चीज़ें जो हैं वो बहुत बेहतर ही निकल कर बाहर आती हैं। तो दर्शकों, इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं और हम पहुंचते हैं अपने पहले सेगमेंट की ओर, पहले पड़ाव की ओर, जिसका नाम है हमें कुछ खास। जब हम बात कला की कर रहे हैं, कलाकारों की कर रहे हैं, तो उसमें एक आती है साहित्य कला। एक ऐसी अनूठी कला है जिसमें बहुत कम ऐसे लोग हैं जिन्होंने कुछ बहुत खास किया है या कुछ ऐसा किया है जो देश पर या प्रदेश के वे में हम अगर देखें तो बहुत कुछ हासिल कर पाई। और ऐसी एक शख्सियत हैं जिनका नाम है पद्मश्री विद्या बिंदु सिंह जी, जिन्होंने अपने साहित्य या कहें तो अपनी कल्चर ट्रेडिशन को इस तरह से हम सबके सामने लाकर खड़ा किया जो हमें हमारे होने का एहसास कराता है। आइए देखते हैं इन्हीं की कहानी, सेगमेंट हम हैं कुछ खास में। अपनी माटी, अपनी भाषा, अपना परिवेश, इसको तो हम सभी जीते हैं, लेकिन साहित्यकार वे लोग होते हैं जो इनकी सच्ची सेवा करते हैं और इनके सच्चे सेवक होते हैं। पद्मश्री डॉक्टर विद्या बिंदु सिंह जी हमारे देश की एक ऐसी ही महान और उत्कृष्ट साहित्यकार हैं। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में जन्मी विद्या जी को अपनी भाषा और लोक साहित्य से जुड़ाव बचपन से ही रहा। उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि हासिल की, साथ ही अपनी रचनाओं को पिरोने का काम भी निरंतर जारी रखा। मैं गांव में जन्म हुआ और बहुत सीधा साधा जीवन रहा। गांव की संस्कृति में पली बढ़ी। मेरे पिता अध्यापक थे, बाबा जमींदार थे, कृषक थे। इस तरह जो माहौल मुझे गांव का मिला, गांव की संस्कृति से जो रुझान रही, वो पूरे जीवन मेरे साथ बनी रही और मैं लोक से जुड़ी रही। लोकगीतों का, वहाँ के संस्कारों का जो मेरे ऊपर प्रभाव रहा, आज तक भी चल रहा है। जब कलम हाथ में आई तो पहले लगा कि शायद मैं लिख रही हूँ ठीक है कि नहीं है, तो किसी को दिखाती भी नहीं थी। फिर धीरे धीरे जब हमारे गांव के एक प्रसिद्ध कवि थे उस क्षेत्र के, उन्होंने मेरी कविताएं देखी तो उस पर टिप्पणियाँ की और मुझे उत्साह मेरा बढ़ाया कि आप ठीक लिख रही हो। तो इस तरह कविता से प्रारंभ हुआ। फिर और भी विधाओं में, कथा साहित्य में लिखती रही और बराबर ये लगा कि गांव मेरे मन में बसा हुआ है। मैं जो भी लिखती थी उसमें मेरा गांव, मेरे गांव के लोग, मेरे आसपास के लोग, हमारे संस्कार जो होते हैं, 16 संस्कार, हमारी प्रकृति जो आसपास का परिवेश था वो उसमें जुड़ता रहा और उनके दुख दर्द से मेरा मन भीगता रहा और मैं उसे अभिव्यक्ति देती रही। कब शिक्षा पूरी हुई, कब कलम साथ साथ चलते चलते यहाँ तक पहुँची। एक लंबी यात्रा है। अपने जीवन के पिछले 60 वर्षों से भी अधिक समय से विद्या जी शिक्षाविद, लेखक, संपादक, वक्ता और भारतीय लोक धर्म और संस्कृति की प्रमुख प्रचारक के रूप में काम कर रही हैं। लोक साहित्य का जाना माना नाम बन चुकी डॉक्टर विद्या बिंदु सिंह जी की कलम से कहानी, कविता, निबंध, उपन्यास, लोकगीत समेत साहित्य की ऐसी कोई भी विधा नहीं है जो आज अछूती रह गई हो। उन्होंने उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ में मुख्य संपादक, उपनिदेशक और संयुक्त निदेशक के रूप में भी काम किया है। लोक साहित्य के क्षेत्र में विद्या जी की 118 से भी ज्यादा पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। विद्या जी का मानना है कि अवधी भाषा हिंदी को समृद्ध करती है, इसीलिए इनका प्रचार प्रसार निरंतर बना रहना चाहिए। अपने साहित्य के माध्यम से सहेजने के लिए डॉक्टर विद्या बिंदु सिंह जी के योगदानों को सराहते हुए और सम्मानित करते हुए
साल 2022 में आपको पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। डॉक्टर विद्या बिंदु सिंह, साहित्य एवं शिक्षा। इस पद्मश्री उपाधि के लिए चयन हो मेरा, मैं स्वयं आश्चर्यचकित थी और मुझे लगा कि शायद ये मेरा सम्मान मेरे लोक का सम्मान है, मेरी लोक परंपरा का सम्मान है, मेरे लोक साहित्य का सम्मान है, जिसे मैंने संकलित किया और जिनकी थाती थी उनसे लिया और उन्हीं को अर्पित किया। क्योंकि वाचिक परंपरा में सारे गीत, सारी कथाएं, सारे कहावतें, सारी पूजन विधियां, सारे लोक कलाएं, ये सब लगता था कि ये अगर मौखिक परंपरा में ही रहीं तो ये धीरे धीरे लुप्त हो जाएंगी। ये मेरी चिंता थी और मैं उन्हें समेटती रही और प्रकाशित करती रही और मुझे लगा कि ये इसी लोक संस्कृति का, मेरे उन पूर्वजा स्त्रियों का जिन्होंने मुझे ये गुण दिया, उन गुरुजनों का जिन्होंने मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा दी, ज्ञान दिया, उन सब का ये सम्मान है। मेरा इसमें अपना कुछ नहीं है। आगे भी ये जो चुनौती मुझे भारत सरकार ने दी है कि मैं अपने को इसके योग्य बराबर बनाए रखूं और साबित करती रहूं कि उनका चयन ठीक है। उम्र के इस पड़ाव में भी संस्कृति, परंपरा और संस्कारों के पक्षधर रही विद्या बिंदु सिंह जी का साहित्यिक सफर सतत जारी है, जो समाज के उभरते साहित्यकारों और रचनाकारों के लिए प्रेरणा का एक बड़ा स्रोत बन रहा है। मैं जब एमए में थी तो मेरी एक कविता को सम्मान पुरस्कार मिला था। उस कविता की कुछ पंक्तियां मैं सुनाती हूँ। वैसे मैंने लोकधुनों पर भी लिखा, अवधी में लिखा, लेकिन वो कविता पहली थी जिसको सम्मान मिला था, पुरस्कार। उसका शीर्षक था माझी। इस धारा में डूब न जाऊं, माझी तुम पतवार संभालो। इस धारा में यह मन कितना आज अकेला, उजड़ गया सांसों का मेला। यह भव सरिता बाह पसारे, मृदुल स्वरों में मुझे पुकारे। कभी निमंत्रण देते नभ से, निदियाते तारे रत्नारे। हे नभवासी चंद्र चषक से, तुम अपना अमृत रस ढालो। इस धारा में डूब न जाऊं, माझी तुम पतवार संभालो। और दर्शकों, ये था हमारा सेगमेंट हम हैं कुछ खास। मकसद यही होता है कि अगर हम में कोई भी क्वालिटी और आपको लगता है वो क्वालिटी हम बाहर निखार सकते हैं, लोगों के सामने ला सकते हैं और हमारी वो खासियत हमें एक अलग पहचान दिला सकती है, तो ज़रूर हम उस तरफ बढ़ें और अपने आप को प्रूफ करने की कोशिश करें। और इसी के साथ जो हमारी आज की घर परिवार की चर्चा है उस पर वापस आते हैं। बता दें आपको, पंकज जी हैं हमारे साथ, महनाज बानो जी हैं हमारे साथ और पेंटिंग विधा पर बहुत सारी बातें हम आज कर रहे हैं। और महनाज जी, हम आपसे जानना चाहते हैं, जब हम बात करते हैं कला की या एक पेंटर बनने की, चित्रकार होने की, आपको क्या लगता है ये कुछ खास लोगों के लिए ही है या हर कोई, हर एक व्यक्ति इन चीज़ों में माहिर हो सकता है? पेंटिंग जो है वो कोई एक विशेष वर्ग तक सीमित नहीं होता है। इसे कोई भी व्यक्ति अडॉप्ट कर सकता है क्योंकि ये एक अभिव्यक्ति का मीडियम है। नाट्य हो गया, म्यूज़िक हो गया, ये सब पेंटिंग के अलग अलग कैटेगरीज हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि पेंटिंग, हर एक व्यक्ति के अंदर एक क्रिएटिविटी होती है जिसको वो अपने टाइम और प्रैक्टिस के आधार पर उसको वो इम्प्रूव कर सकता है। तो इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि ये किसी एक विशेष व्यक्ति तक ही कला रहेगी। वो अपने टाइम और प्रैक्टिस को इसको अडॉप्ट करके अपनी अभिव्यक्ति को वो दिखा सकता है।
पंकज जी, जैसे कि एक चीज़ होती है, आपने पेंटिंग विधा जो है उसके बारे में आपने पढ़ाई नहीं की है, मतलब कोई एकेडमिक आपका बैकग्राउंड उसका नहीं रहा है, आपने शौकिया इस चीज़ को शुरू किया और एक बहुत अच्छा करियर बनाया। आपने ये चीज़ हमें बताई कि आप खुद स्कूल चलाते हैं, आपके पास बच्चे आते हैं, सीखते हैं। तो अगर हम इसकी एज अ करियर देखें पेंटिंग को, तो आपको क्या लगता है किस तरह का करियर है ये? नहीं, आजकल तो इसका बहुत अच्छा स्कोप है ज़रीना जी। मैं आपसे कहना चाहूँगा, अब वो ज़माना गया जब पेरेंट्स सोचते थे कि उनका बच्चा या तो डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर बनेगा। अब वो ज़माना चला गया, क्योंकि अगर हम पेंटिंग को ही या क्रिएटिव आर्ट्स को हम अपना कुछ करियर बनाना चाहते हैं तो आजकल तो इतनी विधाएं और इतने इंस्टीट्यूट्स खुले हुए हैं कि इसमें बच्चा अपना एक बहुत सफल करियर बना सकता है। और इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपका बच्चा या आपकी बेटी या आपका बेटा कोई पेंटिंग की तरफ से अपना रुझान दिखा रहा है और आप सोच रहे हैं कि नहीं ये तो पन्ने काले कर रहा है, ये आगे चल के क्या करेगा, हाँ। तो ये बिल्कुल ऐसी नहीं है भ्रांति। इसको बिल्कुल दिमाग से निकालें और उसको प्रोत्साहन दें और उसका एडमिशन किसी अच्छे स्कूल में कराएं, जिससे वो आगे चल के अपना एक सुंदर भविष्य बना पाए और अपने मन का काम कर पाए। बेसिकली चीज़ ये है कि वो अपने मन का काम करेगा तो ज़रूर सुखी और शांति के साथ रहेगा जी। और इस चीज़ की शुरुआत शायद लगता है हर एक घर में हो जाती है। जब हम बच्चों को देखते हैं पेंसिल लेकर के घर की दीवारों पर वो कुछ ना कुछ उकेरना शुरू कर देते हैं। तो ये जो कला की बात की, मैनाज जी ने भी इस चीज़ का जिक्र किया कि कहीं ना कहीं हम सब में अंदर वो चीज़ है, उसको बस बाहर निकालने की ज़रूरत है। सर, एक और चीज़ है, जब बच्चे होते हैं वो छोटे होते हैं, आपके पास आते होंगे इस तरह के बच्चे, उनको सिखाना शायद आपको लगता है मुश्किल होता है, क्योंकि बड़े अगर हैं तो वो तो समझ जाएंगे कि कैसे रंगों का इस्तेमाल करना है, कैसे ब्रश पकड़ना है, क्या कुछ चीज़ें करनी है, पर बच्चों को वही चीज़ सिखाने में क्या कुछ दिक्कतें होती हैं? ये बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ है ज़रीना जी। जब छोटे बच्चे आते हैं, एक्चुअली मैं 7 साल के उम्र के बच्चे लेता हूँ और मैं खुशी के साथ इस चीज़ को आप लोगों के संग साझा करना चाहूँगा कि शायद कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई भी स्कूल, कोई भी कॉलेज 7 साल से लेकर 70 साल तक के लोगों को नहीं सिखाता होगा जो मेरे यहाँ सिखाया जाता है। और मुझे खुशी होती है उन छोटे बच्चों के साथ बैठ के, क्योंकि उनको मैं सिखाता कम हूँ, उनसे सीखता ज़्यादा हूँ, क्योंकि उनके पास अपने आइडियाज़ होते हैं और उन आइडियाज़ को जब वो पेपर पे उकेरते हैं तो मैं बस उनको इतना सपोर्ट करता हूँ कि उनकी एक छवि जो बना रहे हैं वो पूर्ण हो जाए। अदरवाइज़ उनमें बहुत ज़्यादा रचनात्मकता होती है, हम लोगों के मुकाबले में कहीं ज़्यादा। बस उस चीज़ को समझने की और उनको सही दिशा दिखाने की देर होती है। बिल्कुल, जो काम आप कर रहे हैं। सर, एक और चीज़ है इसी के साथ, जब बड़े लोग आते हैं, 7 साल की उम्र से बच्चों की आपने बात की, और हम ये भी उम्मीद करते हैं कि बड़े लोग भी आपके पास आते होंगे जो अच्छी खासी एज के होंगे, उनका क्या मोटिव होता है पेंटिंग को सीखने का? वो मेरे यहाँ एक्चुअली ज़रीना जी, मेरे यहाँ जो मोस्टली लेडीज़ आती हैं वो मेरे यहाँ आती हैं, तो उनके लिए ये टाइम मेरे स्टूडियो में, मेरी वर्कशॉप में बिताना एज स्ट्रेस बस्टर होता है। वो अपनी जिम्मेदारियों से दूर होके वो 1-1.5 घंटा बिल्कुल फ्री होके मेरे यहाँ आती हैं, और जो भी मेरे यहाँ आता है मैं उसको बोलता हूँ कि इट इज़ लाइक अ मेडिटेशन। आप यहाँ पे साधना करने आए हैं, ये कोई 2 दूनी 4 वाला हिसाब नहीं है जो आप यहाँ से पढ़ के चले जाएंगे। आप जितना टाइम यहाँ पे बिताएंगे, आप अपने संग बिताएंगे, आप अपने को जानने की कोशिश करेंगे और आप एक अपने अंदर एक नया अनुभव फील करेंगे जो बहुत ज़रूरी है। तो बड़े भी आते हैं तो वो भी बहुत खुश होते हैं मेरे यहाँ के, क्योंकि कला चीज़ ही एक ऐसी है कि जब आप उसके साथ अपना जीवन बिताते हैं तो अंदरूनी खुशी आपको मिलती है। ये शायद वो सारी चीज़ों, परिवार की, घर की, ज़िंदगी की जिम्मेदारियों से ऊपर उठकर होती है, और इसीलिए कहा जाता है कि जब हम किसी कला से जुड़े होते हैं, हम किसी उस चीज़ से जुड़े होते हैं जो हमें करने में अच्छी लगती है, तो वो हमारे माइंड को ज़रूर मेडिटेट करती है, हमें सुकून देती है, और इस वजह से शायद ज़िंदगी में जो सारी चीज़ें हमें करनी हैं वो हम आसानी से कर पाते हैं, और जो भी सक्सेस हम पाना चाहते हैं उसको हासिल कर सकते हैं। मैनाज जी, एक और चीज़ है, सर ने तो बात किया बच्चों की और बुज़ुर्गों की, जो सीखने आते हैं शौकिया तौर पर सीखते हैं और बहुत कुछ इंस्टीट्यूट से उनके लेकर जाते हैं, वो चाहे टैलेंट हो, चाहे दिल को सुकून या दिमाग को सुकून देना हो। आपने आर्ट एंड कल्चर में पढ़ाई की हुई, आपने मास्टर्स किया हुआ है, हम आपसे जानना चाहेंगे जब हम पढ़ाई करके चित्रकला के या पेंटिंग के क्षेत्र में आते हैं तो वो कितना डिफरेंट होता है शौकिया पेंटिंग से? जो कला है वो एक शिक्षा का बहुत ही इम्पोर्टेंट एक भाग होता है, और पेंटिंग के थ्रू जैसे कि हम स्टूडेंट्स के अंदर उनके जो मतलब थॉट्स हैं और इमोशन हैं उसको वो बहुत अच्छी तरीके से अभिव्यक्त कर पाते हैं बच्चे। तो और जो कला है वो एक अहम रोल इसलिए भी निभाती है कि वो बच्चों के जो इमोशनल और मेंटल जो डेवलपमेंट होता है उसको भी बढ़ावा देती है, जिससे उनके अंदर कॉग्निटिव जो एबिलिटी है वो इम्प्रूव होती है।
तो कला जो है, कला की जो शिक्षा है वो बच्चों को बहुत ज़्यादा उसकी कॉग्निटिव एबिलिटी को इम्प्रूव करती है। और पढ़ाई के बाद आपको क्या लगता है किस तरह का करियर है, क्योंकि आपने जिस तरह से बताया हमें कि देश के साथ साथ विदेशों में भी आपके एग्जीबिशंस हुए हैं और बहुत सारी चीज़ें आपने अचीव की इस क्षेत्र में, तो एज अ करियर आपको क्या लगता है ये कैसा है? देखिए, एज अ करियर ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आज की जो भागदौड़ भरी जो लाइफ है उसमें जो इतना स्ट्रेस और एंजाइटी होती है वो हमारी पेंटिंग के थ्रू रिलीज़ हो जाता है। हमें इसमें फिनेंशियली स्टेबिलिटी तो मिलती है, लेकिन हमारी बॉडी और माइंड को भी बहुत प्लेजर मिलता है। और हम जब कुछ क्रिएट करते हैं तो उससे हमारे हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, जैसे डोपामिन, सेरोटोनिन, ये सारी चीज़ें। तो मेरा मानना है कि जैसे पेंटिंग में, जैसे कि पेंटिंग हो गई या ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, एनिमेशन है, टेलीविज़न है और म्यूज़िक इंडस्ट्री हैं, ये सब कई क्षेत्र हैं जिसमें जॉब की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं युवा कलाकारों के लिए। तो ये बहुत ही अच्छा एक कहेंगे वे है करियर के लिए। पढ़ाई में बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं भी लगता है, माइंड क्रिएटिव है और आपको लगता है कि ब्रश से, कलर से अगर हमें कुछ करने का मन कर रहा है, कुछ उकेरने का मन कर रहा है, तो ये भी हमारा एक बहुत अच्छा करियर हो सकता है। और मैम मेरा ऐसा मानना है कि जो आर्ट है वो एक थेरेपी है जी, जिससे हम हर तरह के स्ट्रेस और जो भी एंजाइटी है वो हमारी क्रिएटिविटी से रिमूव हो जाती है। बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने। एक और चीज़ है पंकज जी, आप मुस्कुरा रहे हैं, एक और चीज़ आपसे जानना चाहेंगे, जब, या आप दोनों ही हमें इस चीज़ का आंसर दे सकते हैं, जब एक पेंटर किसी भी रचना की शुरुआत करता है, किसी भी पेंटिंग की शुरुआत करता है, क्या थॉट होते हैं उसके अंदर, और जब वो कर रहा होता है, साथ में जब एंड का टाइम आ रहा होता है, तो किस तरह की फील रहती है? पंकज जी, पहले हम आपसे जानते हैं। नहीं, मैं चाहूँगा पहले महनाज इसका जवाब दें। जी। जैसे कि हर एक चीज़ का जो प्रोसेस होता है वो पेनफुल होता है, लेकिन मैंने पर्सनली ये फील किया है कि हमारा पेंटिंग का जो प्रोसेस होता है वो हमें बहुत प्लेजर देता है, और जब हम उसको कंप्लीट कर लेते हैं तो हमें और उससे ज़्यादा प्लेजर मिलता है। हम लोगों को कोई स्ट्रेस नहीं है, जो लाइफ का स्ट्रेस होता है वो पेंटिंग करने से सब रिमूव हो जाता है। तो इसका प्रोसेस भी हमें प्लेजर देता है और कंप्लीट होने के बाद तो हमें आनंद और ही मिलता है, ऐसा मेरा मानना है। जी पंकज जी, आप क्या सोचते हैं जब आप किसी भी चीज़ को शुरुआत करते हैं, किसी भी चित्रकला की शुरुआत करते हैं? नहीं, मैं इसमें जरीना जी ये कहना चाहूँगा कि मेरा जो दिमाग है पहले उस थॉट को अपने अंदर जो जन्म देता है, जिस तरीके से हम एक बच्चे की संरचना अपने अंदर करते हैं, उसी तरीके से मेरे दिमाग में वो पूरी संरचना तैयार होती है। तो वो पूरा थॉट प्रोसेस एक मेरा लंबा थॉट प्रोसेस होता है, और जब तक वो दिमाग में चीज़ क्लियर नहीं हो जाती तब तक मैं उस चीज़ को कैनवास पे या पेपर पे उतारने की कोशिश नहीं करता। मुझे ध्यान है मैंने एक सीरीज़ करी थी विडोज़ पे, बनारस की जो हमारी विडोज़ हैं उन पे मैंने एक सीरीज़ करी थी सूखता चंदन के नाम से। तो पहली बार ऐसा हुआ कि किसी सीरीज़ ने जब मैं उसको अपने अंदर जन्म दे रहा था तो उसने मुझे वो खुशी नहीं दी, वो भावुक किया। हाँ, मुझे बहुत ज़्यादा भावुक किया, मुझे बहुत ज़्यादा पीड़ा दी, और मतलब वो मेरे लिए बिल्कुल असहनीय हो गया था कि किस तरीके से इनके आंसुओं को, इनकी पीड़ा को मैं कैनवास पे या पेपर पे उतार के लेके आऊँ। तो उस सीरीज़ को मुझे बस ऐसा हुआ कि मुझे आधे में ही छोड़ना पड़ा और मैं वो काम पूरा नहीं कर पाया। तो इसलिए ये कहना कि हर चित्र हमें खुशी देता है, शायद मैं इससे ये शायद सोच पर डिपेंड करता है कि क्या कुछ आप उकेरने वाले हैं, क्या कुछ आप विषय वस्तु हमारी क्या है, सामने लाने वाले हैं। अगर वो कहीं से भी भावनात्मक है तो बिल्कुल आपको परेशान भी कर सकता है, और जैसे कि आपने कहा कि आपने बीच में उस चीज़ को छोड़ दिया, तो हम समझ सकते हैं उस चीज़ का दर्द कितना जहन में रहा होगा आपके। तो पंकज जी और मैनाज जी, आप दोनों से ही हम बातचीत और भी करेंगे। फिलहाल दर्शकों, हम बढ़ेंगे हमारे अगले पड़ाव की ओर, अगले सेगमेंट की ओर, जिसका नाम है संगठन में शक्ति। हर व्यक्ति अपने जीवन स्तर को बेहतर और आर्थिक रूप से मजबूत बनाना चाहता है और उनके बेहतर भविष्य का निर्माण हो सके। इसी लक्ष्य को यथार्थ करने का मिशन है राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन। शहरी कार्य मंत्रालय की ये वो महत्वपूर्ण योजना है जिसके अंतर्गत कौशल विकास, स्वरोजगार, ऋण सुविधा समेत दैनिक मजदूरी के आधार पर पात्र व्यक्तियों को सहायता प्रदान की जाती है। महिलाओं के कौशल को संबल प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी लगातार प्रयास जारी है, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण है लखनऊ शहर में संचालित
श्री जगदम्बा स्वयं सहायता समूह, जिसकी नींव कोविड काल में पड़ी, जो आज अनेकों महिलाओं के रोजगार का सफल साधन बन गया है। श्री जगदम्बा स्वयं सहायता समूह की संस्थापक मनी टंडन यूं तो पेशे से वकील हैं, पर कोविड काल में उन्हें खुद की नई पहचान बनाने की ये नई राह मिली, जहां उन्होंने अपनी माँ, दादी, नानी से मिले स्वाद और सेहतमंद जायके के हुनर को व्यवसाय के रूप में ढालने का तय किया और शुरू हुआ घर से बने अचार, पापड़, नमकीन, वड़ियों जैसे घरेलू उत्पादों का ये गृह उद्योग। कोरोना काल में कई लोगों की जॉब चली गई। ऐसे में कुछ महिलाएं मेरे पास आईं जिन्होंने हमसे ये कहा कि भाभी मेरे हस्बैंड की जॉब चली गई, मेरे आर्थिक बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, कुछ करिए। तो मेरे हस्बैंड और मेरी मदर दोनों ने जो था हमको ये सजेस्ट किया कि तुमने जो नानी दादी से चीज़ें सीखी थी वो तुम क्यों नहीं लेकर आती हो, क्योंकि अगर तुम ऐसे औरतों की मदद करोगी तो उनकी मांग के खाने की आदत पड़ जाएगी। कम से कम उनको इस कोरोना काल में आत्मनिर्भर बनाओ ताकि वो आर्थिक रूप से मजबूत हो सके। खुद मजबूत होंगी तो घर को भी मजबूत कर पाएंगी। श्री जगदम्बा महिला गृह उद्योग की स्थापना यहीं से हुई 2020 में और इसी के बाद मैं जुड़ी शहरी आजीविका मिशन से। और मेरे जितने भी प्रोडक्ट्स बनते हैं और मैं बना रही हूँ वो सब लोगों के अनुरोध पे बना रही हूँ। और मेरा मेन मोटो ये था कि नानी दादी के हाथ की चीज़ें मैं जन जन तक पहुँचा सकूँ। और हमें बहुत खुशी होती है कि जब कोई प्रोडक्ट खाता है हमारे गृह उद्योग का बना हुआ तो वो उसके मुंह से ये निकलता है कि भाई ये तो हमने नानी दादी के हाथ का खाया हुआ है। तो काफ़ी हद तक हमारा जो मिशन है, उद्देश्य है, वो पूरा हो जाता है। हम माननीय नरेंद्र मोदी जी, योगी जी का बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने शहरी आजीविका मिशन में लोगों को जोड़कर, लोगों को रोज़गार देकर आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करी है, महिलाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश करी है। माननीय मोदी जी से, योगी जी से एक अनुरोध करना चाहते हैं कि वो आत्मनिर्भर बनाने के लिए महिलाओं को और शहरी आजीविका मिशन को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों के जो भी बनाए हुए उत्पाद हैं उनकी एक प्रदर्शनी लगवाएं। वर्तमान में यहाँ के बने ऑयल फ्री यानी बिना तेल के अचार, जिसमें मौसमी फलों और सब्जियों के साथ करेले, अंजीर जैसे पौष्टिक चटपटे अचार बनाए जाते हैं। साथ ही सत्तू, कुट्टू का आटा, मकई, रागी, बाजरा समेत मोटे अनाज से बने अलग अलग प्रकार के मल्टीग्रेन आटे यहाँ की महिलाओं द्वारा ही पीसे जाते हैं। मेरे को काम करते हुए यहाँ बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मुझे यहाँ बहुत चीज़ें सीखने को मिलती हैं। लाख हम लोग को आती है लेकिन नहीं, यहाँ के हिसाब से सीखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। हम सब लोग जो है यहाँ पे कम से कम 8-10 लोग काम करते हैं। मुझे यहाँ काम करते हुए बहुत अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ हमें एकदम परिवार की तरह माहौल मिलता है और काम के साथ साथ हमें यहाँ पे हम लोग कुछ इनकम भी कर लेते हैं, जो फैमिली में भी कुछ हेल्प हो जाती है उससे, और ख़ुद को भी अच्छा लगता है कि हम आत्मनिर्भर हैं, अपने पैरों पे खड़े होकर कुछ कर रहे हैं। मेरा वर्क यहाँ पे ज़्यादातर पेपर वर्क है, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे जो काम करने वाले रखे जाते हैं उनका टेस्ट भी लेना है। क्यों? क्योंकि ये खाद्य उत्पाद की बात है, ये सीधे सीधे हमारे शारीरिक स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर इनका टेस्ट लेना, इन्हें यहाँ पे रखना है, कैसे इनको सिखाना है, क्या करना है, ये सब देखना पड़ता है। पौष्टिकता के मापदंडों को ध्यान में रख साफ स्वच्छ वातावरण में तैयार किए जाते हैं। विभिन्न खाद्य सामग्रियों को बनाने से लेकर पैकिंग तक हर पड़ाव का कार्य यहाँ विशेष निगरानी में किया जाता है। बेहद छोटे स्तर पर शुरू इस गृह उद्योग से आज समाज की गृहिणी महिलाओं के हुनर को न सिर्फ नई पहचान मिल रही है, बल्कि स्वयं सहायता समूह से जुड़ी तमाम महिलाओं के जीवन भी संवर रहे हैं।
और दर्शकों, इस तरह के सेगमेंट्स लाने का मकसद जो है हमारा वो यही होता है कि अगर आप सरकारी योजनाओं से जो आपके लिए ही हैं, अगर उनसे अवगत नहीं हैं तो आप उनसे रूबरू हों, और आप में अगर पोटेंशियल है, आप में कुछ करने की क्षमता है, तो ज़रूर इन योजनाओं का लाभ उठाकर आप अपने जीवन को ज़रूर संवारें। और इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने चर्चा की ओर, जो हमारे घर परिवार की आज की चर्चा है। और यहाँ पर मैना जी, हम सीधे आपके पास आते हैं और आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि जब हम बात करते हैं शिक्षा की और कला की, तो शिक्षा का कला से किस तरह का रिलेशन है? क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं, उनको लगता है नहीं, ये सब पेंटिंग करना या ये कुछ अगर आप कर रहे हैं तो इसमें आपका कोई करियर नहीं है ना, ये शिक्षा से अलग है। पर वहीं जहाँ पर एक चित्रकार है वो कुछ और ही सोच रहा होता है। तो शिक्षा का हम जब कला की बात करते हैं उससे क्या रिलेशन रहता है? देखिए जरीना जी, जो कला है वो हमारे हर एक फील्ड में आप कला को देखेंगी। हम अगर उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं या अपना ड्रेसिंग करते हैं, तो ड्रेसअप करते हैं, तो उसमें भी कला ऐड है। जीवन के हर एक पहलू में कला की इम्पोर्टेंस है। तो कला जो है हर एक इंसान को बहुत ज़्यादा ही एक डिसिप्लिन भी सिखाती है। और शिक्षा इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब हम कला को जोड़ के लाइफ को देखते और समझते हैं तो मेरा नज़रिया बहुत ही डिफरेंट होता है। हम उसकी बहुत डीप और रूट में चले जाते हैं कला के थ्रू। तो और कला, और मेरा ये भी मानना है कि बचपन से ही स्कूलों में ये एक विधा होनी चाहिए, मतलब ये एक रूल होना चाहिए कि बच्चों को विजुअल वोकैबलरी सिखानी चाहिए, विजुअल रीडिंग सिखानी चाहिए अपने कल्चर को देखने और समझने के लिए। और पेरेंट्स के अंदर भी ये एक अवेयरनेस होनी मतलब देनी चाहिए कि केवल मतलब आर्ट एक ऐसे ही सब्जेक्ट नहीं है कि बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगा तो चलो हमने उसको पेंटिंग दिला दी। आर्ट एक बहुत ही एक अनंत सागर जिसे कहते हैं, एक वैसा वो सागर है। तो और जैसे कि कोरिया में मैंने देखा ये कल्चर है कि बच्चों को स्कूल में ही उनके जो टीचर्स होते हैं वो ले जाते हैं, उनको विजुअल रीडिंग सिखाते हैं कि वो किसी चित्र को पढ़ें, समझें, उसके मीनिंग को। तो उनके अंदर चीज़ों को समझने की, लाइफ से रिलेटेड जो भी चीज़ें वो उसको बहुत बेहतर से समझ सकते हैं। तो ये चीज़ होनी चाहिए। मतलब हमारे भी सब्जेक्ट में ये चीज़ें, और खासकर जो पेरेंट्स है वो इन चीज़ों को समझें कि कला भी कहीं ना कहीं करियर है और शिक्षा का या कहें व्यवसाय का भी एक बहुत बड़ा माध्यम है। पंकज जी, आप जब हम देखते हैं तो आपने ऐसा कोई ट्रेनिंग नहीं ली, आपने खुद से उस चीज़ों को या कहें चित्रकला को अपना पैशन बनाया और करते आ रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके साथ जुड़ी हुई हैं, जैसे मुझे पता है आप गार्डनिंग करते हैं, कुकिंग करते हैं आप, उसके अलावा आप पर्यावरण के लिए भी बहुत कुछ करते हैं। तो ये जो अलग अलग क्वालिटीज़ हैं आप में, या कहें अलग अलग जो आपका इंटरेस्ट है, ये क्या है और किस तरह से ये जो कला है वो भी उससे जुड़ा हुआ है? जरीना जी, जैसे मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आर्टिस्ट शब्द जो होता है वो अपने संग बहुत सारी विधाएं जोड़े होता है। तो मेरी पूरी कोशिश है कि उस शब्द को मैं जस्टिफाई कर पाऊँ अपने संग जोड़ के। और मुझे लगता है कि आदमी के अंदर अपने आप को एक्सप्रेस करने की, अपने आप को अभिव्यक्त करने की क्षमता ज़रूर होनी चाहिए। और वो क्षमता मेरे ख्याल से वो तभी आएगी जब आजकल के बच्चे जो हैं उनको मैं समझाता हूँ, उनको प्रेरित करता हूँ कि ये जो वर्चुअल वर्ल्ड है इससे बाहर निकल के आइए, आप मोबाइल से, लैपटॉप से बाहर निकल के आइए। फिर जैसे भी मैंने आपसे कहा कि अपना दिल दिमाग एक पंछी की तरीके से उड़ाइए। बिल्कुल। जब आप इन्वायरमेंट पर काम करते हैं, पर्यावरण पर काम करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्या कुछ चीज़ें हैं जो निकल कर बाहर आती हैं और सॉर्ट आउट होती हैं? मुझे लगता है कि सबसे पहले तो हमें अपने घर में एक छोटा सा बागीचा ज़रूर बनाना चाहिए, जिससे हम अपने आप को नेचर के करीब पा पाएँ और अपने आप को नेचर से जोड़ पाएँ। और उसमें मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर आप अपने घर में एक छोटा सा गमला भी रखती हैं और उसमें जब एक पत्ती खिलती है तो वो पत्ती का खिलना या फूल का खिलना वो उतनी ही खुशी आपको देगा जितना आपके घर में कोई छोटा बच्चा आता है तो वो आपको देता है। तो मेरी पूरी कोशिश ये रहती है कि किसी ना किसी तरीके से मैं अपने आप को पर्यावरण से जोड़े रहूं और जो मेरे अगल बगल के लोग हैं मैं उनको भी जोड़ने की कोशिश करूं, जिससे उनको एक अच्छा हरा भरा अपने सामने वातावरण मिले और पर्यावरण मिले। बिल्कुल, हम सबको बगीचे घर में बनाने चाहिए, गार्डन ले और पर्यावरण से जुड़े। और मुझे पता है आपने भी अपने घर में बगीचा बनाया हुआ है, तो आइए देखते हैं एक झलक उसकी। अपनी कला को ईश्वर का वरदान मानने वाले पंकज गुप्ता एक पर्यावरण प्रेमी भी हैं। पौधों के साथ अपने इस खास रिश्ते के चलते उन्होंने इको फ्रेंडली गार्डन भी बनाया है, जिसकी देखरेख वो स्वयं करते हैं।
पैशन को प्रोफेशन में बदल अपनी कला, अपने हुनर से समाज में सकारात्मक परिवर्तनों के लिए निरंतर प्रयत्नशील पंकज गुप्ता एक आदर्श नागरिक का उपयुक्त उदाहरण है। सर, जैसे कि इतना खूबसूरत गार्डन अभी हमने देखा आपका, और आप पेड़ पौधों से जुड़े रहते हैं, पर्यावरण से जुड़े रहते हैं, तो हम सब जानते हैं वेदर चेंज हो रहा है आजकल, और जो लोग गार्डनिंग से जुड़े हुए हैं या जुड़ना चाहते हैं, या शायद घर में कुछ पौधे हों, तो पेड़ों के भी ख़ास ख्याल की ज़रूरत होती है। और हम चाहेंगे कि जो हमारा अगला सेगमेंट है टिप्स, जिसमें हम दर्शकों की छोटी छोटी जो समस्याएं होती हैं उनका समाधान लाने की कोशिश करते हैं, तो हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को टिप्स के तौर पर बताएं कि इस समय बदलते मौसम में जब हम पेड़ों की देखभाल करते हैं तो क्या कुछ उसके टिप्स हो सकते हैं। कि सबसे पहले तो हमें ध्यान रखना है कि हम पानी किस वक्त दे रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे गर्मी पड़ रही है उसमें हमें पानी का ध्यान देना है। अगर सर्दियां हैं तो सर्दियों में हम पानी कभी भी दे सकते हैं, पर गर्मियों में हमें ध्यान रखना है कि या तो हम अर्ली मॉर्निंग पानी दें या पेड़ों को केवल शावर कर दें, और शाम को हम उनको सूर्यास्त के पहले पानी देने का अपना जो रूटीन है वो फॉलो करें। इसी के साथ थोड़ा सा इस वक्त हमें खाद पे भी ध्यान देना है कि हम ज़्यादा अपने पेड़ पौधों में खाद ना डालें, क्योंकि वो गर्मी पैदा करती हैं जो हमारे पेड़ पौधों के लिए हानिकारक हो सकती हैं। और खुली धूप वाले पौधे लगाएं अपने यहाँ, जैसे हमारे यहाँ बोगनवेलिया लगा सकते हैं, सूरजमुखी लगा सकते हैं, गेंदा, मोगरा, बेला, ये सब लगा सकते हैं, और इस तरीके से अपने गार्डन को एक हरा भरा लुक दे सकते हैं। दर्शकों, आपको बता दें ये थे हमारे आज के टिप्स जो पंकज जी ने हमें दिए हैं हमारी गार्डनिंग से संबंधित। अगर आप भी पौधे लगाते हैं, पौधे लगाना पसंद करते हैं आप, या आप लगाने वाले हैं, तो आप इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें ताकि आपके पौधे भी जो हैं वो बदलते मौसम के साथ स्वस्थ हों, हरे भरे हों। और इसी के साथ हम चर्चा पर वापस आते हैं, और मैना जी हम आपके पास आते हैं। जैसे कि आपने बात किया था अचीवमेंट्स की, आपने हमें बताया कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपने इस कला में रहते हुए अचीव की हैं, क्या वो चीज़ें हैं? जैसे कि मैम आफ्टर मास्टर्स मेरा एक यूनाइटेड आर्ट फेयर में एग्जीबिशंस हुई थी। फिर उसके बाद जैसे मेरा बीजिंग इंटरनेशनल आर्ट बाइनल में सिलेक्शन हुआ तो मैं बीजिंग गई। फिर उसके बाद मुंबई की एक गैलरी है 9 फिश आर्ट गैलरी, उन्होंने भूटान में एक आर्ट कैंप ऑर्गेनाइज़ किया था, तो वहाँ पे मुझे इनवाइट किया गया। फिर उसकी एग्जीबिशन मुंबई में हुई, और थाईलैंड एम्बेसी और जो इंडियन एम्बेसी है, इन दोनों के कोलैबोरेशन में एक दिल्ली ललित कला एकेडमी में शो हुआ, और एक थाईलैंड की एकेडमी जो वहाँ की है वहाँ पे शो हुआ। फिर ऐसे ही अभी रिसेंटली एक कोरिया के क्यूरेटर हैं सॉन्ग, तो उनके थ्रू मेरा अभी 2024 में मेरा जो है साउथ कोरिया में शो हुआ था, पेंटिंग की एग्जीबिशंस हुई थी। तो ये तो मेरे इंटरनेशनली हो गए, और नेशनल लेवल पे मेरे जैसे कि चेन्नई की आर्ट गैलरी है अपरा, उनके थ्रू मेरे स्पॉन्सर शोज़ होते हैं, और मुंबई की 9 फिश हो गई, और जैसे कलकत्ता में सीमा आर्ट गैलरी हैं, और दिल्ली में आर्ट मैग्नम है, आर्ट सेंट्रिक्स है, आर्ट अलाइव गैलरी है। तो ये सब मुझे जो है प्रमोट करते हैं, स्पॉन्सर शोज़ होते रहते हैं। और अचीवमेंट में मैम जैसे कि मेरा जो है मुझे ललित कला की गढ़ी स्कॉलरशिप भी मिल चुकी है जी, और CCRT की जूनियर फेलोशिप, तो यही सारी चीज़ें। इतनी सारे मैना जी आपने एग्जीबिशंस लगाए हैं या आपने आपके लिए स्पॉन्सर्ड हुए हैं वो, तो आपका जो फोकस पॉइंट रहता है वो किस पर रहता है? मतलब आप जो विदेशों में करें या देश में करें, सबका टॉपिक जो है एग्जीबिशन का वो सेम रहता है या हर बार अलग कुछ रहता है, या आप किसी पर्टिकुलर बिंदु पर फोकस करती हैं? मैं इंडिया के कल्चर को रिप्रेजेंट करती हूँ जी, जो यहाँ की सभ्यता और संस्कृति है, हिस्ट्री है, उसमें मुझे बचपन से ही हिस्ट्री में जो है इंटरेस्ट था, तो वो करती हूँ। और फिर उसके साथ साथ जैसे टाइम के हिसाब चेंजेस आते हैं आपके थॉट्स में, इमोशंस में, तो इंडियन माइथोलॉजी हो गई, मैंने कुछ रामायणा पे भी अपनी सीरीज़ बनाई है, तो ऐसे मैं मिक्स करती हूँ। मतलब कल्चर ज़रूर रहता है मेरी पेंटिंग में, कल्चर को मैं रिप्रेजेंट करती हूँ। ओके, तो मतलब ये सारी चीज़ें हैं जो आपके परंपराओं से, संस्कृति से जुड़ी हुई हैं, हमारी धरोहर से जुड़ी हुई, उस चीज़ों को आप लेकर आने की कोशिश करती है। पंकज जी, वक्त हमारे पास कम है, लेकिन एक जानकारी ज़रूर लेना चाहेंगे। इतने अरसे से आप जुड़े हुए हैं, आप खुद इंस्टीट्यूट चलाते हैं, आपको क्या लगता है प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कोशिश और होनी चाहिए ताकि जो बच्चे हैं
जो यंगस्टर हैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं उनको चित्रकारी के क्षेत्र में या पेंटिंग के क्षेत्र में कोई परेशानी ना हो? नहीं, ऐसा तो कुछ मैं नहीं कहना चाहूँगा। बस मैं ये कहना चाहूँगा पेरेंट्स से और बच्चों से कि अपने आप को अभिव्यक्त करने की क्षमताओं पे ध्यान दीजिए। और जैसे मैंने अभी आपसे कहा था कि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी खुशियाँ हमारे अंदर ही छुपी हुई हैं जिनको हमें बस बाहर निकालने की देर है। और अगर आप उस चीज़ के लिए तैयार होते हैं तो सपोर्ट, सहायता अपने आप आपको मिलनी शुरू हो जाती है। तो उस चीज़ के लिए अपने आप को तैयार कीजिए, अपने बंद दरवाजे खोलिए, बाहर आइए और देखिए कि दुनिया कितनी खूबसूरत है और उसमें आप किस तरीके के रंग भर के और खूबसूरत बना सकते हैं। बिल्कुल। और सर, इतनी सारी हमने चर्चा की, इतने क्रिएटिव पॉइंट पर हमने बात किया, आपने बहुत सारी जानकारी भी दी। हमारे दर्शकों को कुछ अगर आप संदेश देना चाहें? बस मैं यही संदेश देना चाहूँगा, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ इस चीज़ के लिए, कि अपने अंदर जो अभिव्यक्त करने की क्षमता है उस पर ध्यान दीजिए, बंद दरवाजे खोलिए, बाहर आइए और देखिए कि दुनिया कितनी खूबसूरत है। मैनाज जी, आप भी इतने अरसे से इस चीज़ के साथ जुड़ी हुई हैं, दर्शक जो देख रहे हैं, जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, उनसे अगर आप कुछ कहना चाहें? जी हाँ, बिल्कुल। आज का एक ऐसा टाइम आ गया है कि हमारा जैसे कि जो सोशल प्लेटफॉर्म है जी, और ऑनलाइन जो गैलरी है, वो आज के युवा कलाकार हों चाहे और भी हमारे कलाकार हैं, उनको वो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म देती हैं जिससे वो अपनी एक उड़ान भर सकते हैं। बिल्कुल। तो और एक ये भी कहना चाहूँगी कि वो अपने थॉट और विचारों को अभिव्यक्त करने से डरे नहीं, डिफरेंट मीडियम को एक्सप्लोर करें। और आर्ट फेस्टिवल हो गए, ये सब भी एक बहुत अच्छा मीडियम है और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं। तो इसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करना चाहिए आर्टिस्टों को। बिल्कुल, यानी अपॉर्चुनिटीज़ का एक पूरा संसार है जो एक घर बैठा इंसान नहीं सोचता, पर अगर बाहर निकले, इन चीज़ों में अपना हाथ आजमाएं तो शायद उनको एक पूरा आसमान मिल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मैनाज जी, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी कि आप हमारे साथ जुड़े, हमारे दर्शकों तक हमारे विषय से संबंधित इतनी सारी आपने बातें पहुँचाई। और सबसे बड़ी बात, जिस तरह से आप कला के क्षेत्र से जुड़े हैं और अलग अलग मुद्दों पर, अलग अलग चीज़ों पर आप काम कर रहे हैं और समाज के सामने चीज़ें लेकर आ रहे हैं, ये बिल्कुल काबिल तारीफ़ है। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और दर्शकों, जैसे कि आज हमने बात किया पेंटिंग कला पर, और जब हम कला की बात करते हैं हम सब जानते हैं कि हमारे जहन को सुकून देने का एक बहुत बड़ा माध्यम है। आज के समय में जब सभी की ज़िंदगी कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ में उलझी हुई है, हम एक भागदौड़ भरी ज़िंदगी में जी रहे जहाँ पर सुकून जो है वो शायद मिलना बेहद मुश्किल हो रहा हर किसी के लिए। और ऐसे में जब हम कला के साथ जुड़ते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, चीज़ों को बाहर लेकर आते हैं, हमारे जो भी जहन में चल रहा है उसको और हम कहीं भी निकाल अगर देते हैं, चाहे वो कैनवास हो या जो भी माध्यम हो, उसके थ्रू अगर हम बाहर लेकर आ रहे हैं, तो ये हमें क्या, हर एक व्यक्ति को सुकून देता है। कला हमेशा से कहा जाता है उसकी अपनी परिभाषा है, वो बहुत ही स्वाभिमानी है। ज़रूर जुड़िए, आप में जो भी खासियत है, जो भी क्वालिटीज़ है, उनको इसी के थ्रू बाहर लेकर आइए, तब आप अपनी ज़िंदगी जीने का ये जो सलीका है वो शायद समझ पाएंगे। तो चलिए, इसी बात के साथ अब आपसे लेते हैं इजाज़त। फिर किसी दिन आपसे मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।